तो अस्थमा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे अस्थमा को हम ठीक रख सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी दवाई से, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। अस्थमा जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई द्वारा कैसे ठीक रख सकते हैं वो। अस्थमा, इसको हम हिंदी में दमा बोलते हैं, ठीक। तो ये रोग एक्चुअली में क्या होता है कि इंस्पिरेशन की अपेक्षा एक्सपिरेशन में, मतलब निकालने में, सांस को निकालने में अधिक लंबा समय लगे और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगे, सांस लेने में और छोड़ने में तकलीफ होने लगे कि उसको जकड़न हो गया है सीने में, या सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो इस अवस्था को हम अस्थमा कहते हैं। इसको कैसे इलेक्ट्रोपैथी में ठीक करेंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोपैथी में फर्स्ट आएंगे कि हम इसमें सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड क्या है ऑर्गेनिक, थर्ड क्या है प्रिंसिपल रेमेडी। तो सिम्टम्स मुख्य रूप से क्या आता है कि रोगी में सांस लेने में कठिनाई आती है। इस रोगी में मुख्य सिम्टम्स यही है कि सांस लेने में कठिनाई आती है रोगी में, और मरीज जो है आगे की तरफ झुक जाता है, कुर्सी पे बैठा है या चारपाई की तरफ, तो ऐसे झुक जाता है, आ समझ में, और हाथों को फैलाकर और गर्दन ऊपर उठा करके और सांस लेता है। ऐसी सिम्टम्स इसमें आती है मरीज को देखने में, और खिड़की और दरवाजे के पास जाकर के बैठ जाता है रोगी, और खांसता भी है और सांसें भरता है। तो इसमें मुख्य क्या हो रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, यानी कि डिस्निया और कफ, चेस्ट कंजेशन, यानी कि बच्च में जकड़न जैसा, चेस्ट कंजेशन, चेस्ट कंजेशन, और खास करके ये सब लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। श्वास लेने में ही तकलीफ, इसको ज़्यादा दिक्कत होती है कि सांस लेने में तकलीफ होती है इसको। कफ जो है इसको कभी कभी कफ जो है बहुत होता है, और खांसते खांसते कभी कभी इसमें जो है ब्लड भी आ जाता है। माने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं इसमें, रोग की गंभीरता पर निर्भर होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन, कि वो रोग किस स्टेज में आया है। थोड़े सिम्टम्स जो हैं वो वेरिएट करते हैं किस पर, कि रोग किस कंडीशन में आपके पास आया है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हमने लिखा तो एग्जैक्ट वही सिम्टम, कुछ सिम्टम्स और भी बढ़ सकते हैं इसमें। ये निर्भर होता है कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में हमारे पास आया है,
कौन सा कंडीशन है जिसमें पेशेंट हमारे पास आया है। लेकिन मूल चीज यही रहेगा कि इसको सांस लेने में तकलीफ रहेगी, यानी कि सांस नहीं ले पाएगा और सांस लेने के लिए उसको बहुत ही बेचैनी रहेगी, सांस के लिए परेशान रहेगा ये रोगी। अब इसमें जो है मुख्य रूप से कारण क्या है और कौन से आर्गन हैं जिसकी हम चिकित्सा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में करेंगे, ये तो सिम्टम्स है। कारण क्या क्या है और किस तरीके से इसका इलाज हम करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो अंग है, तो अंग तो आपका मुख्य रूप से जो ये रोग है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का है, यानी कि श्वसन तंत्र का, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक। तो मुख्य रूप से लंग्स, लेकिन इसमें जो है हम देखते हैं कि श्वास निकलने में जो बाधा आती है, तो वहाँ पे जो ब्रांकस है, जो कैपिलरीज है ब्रांकस की, इसमें जो है मुख्य रूप से कारण के आधार पे चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अभी आएगा कारण आपको तो पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये रोग होता है। इसमें मान लीजिए कारण जो हम देख रहे हैं, तो कारण मुख्य रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के कारण इसमें होते हैं, दो कारण देखने को मिलते हैं। तो इंटरनल जो कारण मुख्य रूप से होते हैं, कई सारे कारण बताए गए हैं अस्थमा होने के, जैसे कि वंशानुगत भी ये होता है, हेरिडेटरी भी होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, हेरिडेटरी वंशानुगत भी होता है। और क्या है, कई बार इसमें जो है एक्जिमा, अर्टिकेरिया जो होता है, ये भी उस रोग का कारण होता है। यानी कि अगर इसको दबा देते हैं तो कई बार ये देखने में मिलता है कि वो अस्थमा का रूप ले लेता है, ठीक। यानी कि जितना भी सॉपरेशन की चिकित्सा की जाती है, जैसे कई बार देखा गया कि एक्जिमा किसी को हुआ है और उस एक्जिमा को मलहम लगा करके दबा दिया गया, तो उसको जो है अस्थमा डेवलप हो जाता है। या अर्टिकेरिया है, उसको दबा दिया गया तो भी ऐसा देखने को मिलता है। तो एक्जिमा, अर्टिकेरिया, ये सब इसके पीछे कारण है। अगर इसको दबाया जाता है तो ये रोग जो है देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद जब हम एक्सटर्नल कारण की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा जो कारण है, तो उसमें मुख्य रूप से हम जो देखते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के एलर्जेन, ठीक, जैसे कि धूल, कण, फूलों के तमाम तरह के एलर्जेन, धुआं या परागगंध,
बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके कारण जो है रुकावट पैदा होती है। जो ये एलर्जन है वो वहाँ पे एलर्जी पैदा करते हैं और बहुत सारी ऐसी रुकावट जो है वहाँ होती है और उससे ये रोग देखने को मिलता है हमें कि ये सारी समस्या जो है वो दिखती है। तो ये सब एक्सटर्नल कारण है इसके पीछे होने के कि एलर्जन क्या है, एलर्जन। अब वो एलर्जन जो है मेनी टाइप्स ऑफ एलर्जन हो सकते हैं, जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया। जैसे बहुत सारी महिलाएं जो हैं चूल्हे पे जो खाना बनाती हैं मालूम, तो धुआं जो है उनको बराबर मिलता है। या बहुत सारे लोग ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे केवल धुआं, जैसे एल्वेस्टर हो गया उसकी फैक्ट्री, या ये तमाम तरह की ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे केवल धुआं और गुब्बार ही निकलता है, धूल वगैरह ज़्यादा निकलता है। तो कुछ ऐसे एलर्जन होते हैं जो सांस के माध्यम से क्या है जाते हैं अंदर और वो एलर्जन बन जाते हैं, एलर्जन। तो ये कारण इसके पीछे होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जब ये जाता है तो वहाँ पे हमारे शरीर में फेफड़े में एलर्जन के रूप में काम करता है। और इसमें होता क्या है एक्चुअली में, ये रोग में मान लो सांस आना और जाना एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन आखिर क्यों नहीं आ रहा है और जा रहा है, तो कहीं न कहीं रुकावट है तभी तो, यानी कोई ना कोई रुकावट होगी तभी तो सांस, तो या तो सूजन हो जाए तो सूजन हो जाए अलग विषय, इसमें क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, सिकुड़ापन आ जाता है। समझ गए बात को? अस्थमा में क्या होता है सिकुड़ापन आ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये देखने में मिलता है कि इसमें जो मूल रूप से मैं समझा रहा हूँ तुम्हें साधारण भाषा में इसको मैं बता रहा हूँ। तो अब इसकी चिकित्सा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे की जा सकती है, इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इस कार्य को हम कर सकते हैं, चिकित्सा जो है इस रोग की चिकित्सा कि एक तो हेरिडेटरी हो गया कारण में, दूसरा ऐसी बीमारियां जिनको सप्रेशन कर दिया गया, सप्रेशन करने से हो गया, सप्रेशन जैसे एक्जिमा को, अर्टिकेरिया को, इस तरह से माइग्रेन जो है वो हो गया। कई सारी बीमारियों पे ऐसा देखने को मिला है तो लोग कहते हैं कि कोई मलहम लगा लेने से सप्रेस हो गया बीमारी और फिर वो अस्थमा का रूप ले लेती है। और फिर हम दूसरे कारण में जाते हैं एक्सटर्नल, तो क्या हमें दिखा कि मुख्य रूप से इसमें जो एलर्जन है, तमाम तरह के एलर्जन जो हैं इसके पीछे कारण है कि जो एलर्जन इसके पीछे रीजन है कि वो एलर्जन ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं फेफड़े में। तो अब इसकी चिकित्सा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मुख्य रूप से निर्भर होती है कि आप उसके कारण को जानेंगे और पर्टिकुलर अंग को जानेंगे और उसकी चिकित्सा आप कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आते हैं तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी क्या हो सकती है, जैसे इसमें जो है मुख्य रूप से चिकित्सा जो करते हैं और ये डिस्निया जो सांस लेने की तकलीफ है वो केवल अस्थमा में नहीं होती है और रोगों में होती है, इसीलिए तुमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो पढ़ा रहे हैं कि वो डिफरेंशियल तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि कार्डियक भी होता है, लंग्स से भी होता है, तो लंग्स में भी कई सारे कारण हैं जिसमें होने लगता है।
तो इस तरीके के तमाम चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो अब इसकी चिकित्सा जो है, सिम्प्टोमेटिक रेमेडी जो है क्या हो सकती है इसमें मुख्य रूप से, तो एप्लीकेशन जो हमारा होता है कि उस चीज़ को हम ठीक करें जिससे कि चीज़ें जो हैं ठीक हों। तो फर्स्ट आप होता है कि आप सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में एप्लीकेशन चेस्ट पे आप C5RE मरहम पेंट दे सकते हैं। और ये लगाने के लिए हो सकता है। और इंटरनल जो है मुख्य रूप से WE और YE, ठीक है, WE और YE लगाने के लिए। हाँ, इसकी चिकित्सा थोड़ी कठिन है, इसलिए कि जब तक कारण और सिस्टम जानेंगे नहीं इसकी चिकित्सा थोड़ी कठिन होती है। अब मान लो आक्रमण किसी को हुआ है तो तत्काल में क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट किन चीज़ों से करते हैं, तो P4C ये ड्राई पिल्स अल्टरनेट, ठीक है। अगर मान लो उसमें कफ जमा हुआ है जिससे सांस अस्थमा में तकलीफ हो रही है तो P1C5 दे सकते हो ड्राई पिल्स में। जैसे मरीज की कई सारी कंडीशन आती है, इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि एक फार्मूला क्रिएट नहीं हो पाता है। मान लो कि इस तरह का आया तो आप इसको अदल बदल के ड्राई पिल्स में दीजिए जिससे सांस लेने में तकलीफ जो है कम हो जाएगी। अब जो है मुख्य रूप से जो इलाज है इसका ऑर्गेनिक रेमेडी पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक रेमेडी में मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक रेमेडी इसमें होती है, अंग की जो दवाई होती है वो C5 लंग्स की और P4 या P1 C5 या C2 और F1 A2 और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी वो S1 और A3 होती है। खाने से पहले S1 और खाने के बाद A3 जो होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मुख्य रूप से होगी। तो खास करके आप इसमें जो है C2 P1 F1 A2 और P4 या P1 यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। लगाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, पिलाने के लिए जब बलगम जमा हो तो इसको यूज कर सकते हैं, आक्रमण हो तो 5-5 10-10 गोली आप दे सकते हैं। तो जिस तरह से रोगी अगर आता है आपके पास, जैसे अभी वो मान लो दर्द से छटपटा रही थी, तो जो दवाई मैंने बताया उससे आराम हुआ कि नहीं हुआ। अभी एक रोगी छटपटा रही थी ना पेट दर्द से, आराम हो गया इलेक्ट्रोपैथी से। इस तरह के रोगी जब आराम होके जाते हैं, जैसे मान लो क्लिनिक पे ही आराम दे दी, तो रोगी को क्या होता है, बिलीव हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार इस पे जोर देता हूँ
कि देखो वो रोगी के आंखों में आंसू थे और जाते वक्त मुस्कुरा रही थी। हाँ, तो वो बार बार 10 लोगों को बताएगी। अगर रोते हुए जाती तो किसी से नहीं बोलेगी। तो इसलिए हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है इलेक्ट्रोपैथी, कि जो होम्योपैथी के पास नहीं है, जो तुम्हारे आयुर्वेदा के पास नहीं है, यूनानी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है कि हम खिला के लगा के तत्काल उसको राहत दे देंगे, यहीं से उसको राहत दे के भेज सकते हैं। इतना हमारे पास व्यवस्था है। तो इसको तुम्हें सीखना चाहिए बढ़िया से, है समझ में, कि रोगी का मैनेजमेंट हम कर सकें तत्काल। जब मैनेजमेंट हो जाएगा, रोगी, तुम ही सोचो, तुम ही बीमार हो और तुमको कोई आराम कर दे तो कितनी दुआएं तुम उसको दोगे, किसी चीज से परेशान हो तो अपने सोच के देखो उस बात को, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ हमें इतना काम करना चाहिए उसके साथ। हाँ, तो रोगी भी परेशान रहता है, यानी कि परेशान है रोगी। तो रोगी जब परेशान है तो वो चाहेगा कि आराम हो जाए। तो इसीलिए ये सिम्टोमेटिक दवाएं जो हैं वो हम बताते हैं कि तुरंत इसको लगाओ, तुरंत खिलाओ, तुरंत आराम हो। रोगी जो है तुमको कई सारे रोगी देगा, बहुत लोगों को बताएगा कि गए तुरंत आराम कर दिए, बुखार तुरंत उतार दिए, गए तुरंत उन्होंने दर्द को कम कर दिया, दांत में दर्द तुरंत ठीक कर दिए, कान में दर्द था तुरंत ठीक कर दिए, ये हो रहा था तुरंत आराम कर दिए बिना टैबलेट के किसी। तो इसलिए इस पार्ट को भी सीखना चाहिए तुम्हें। और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है सबके लिए कि पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू टाइप्स है। फार्मूला लिखाना होता तो फार्मूला हम भी लिखा देते, चलो फार्मूला बता दिए, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 50 लोगों को सिखा दें, 100 लोगों को सिखा दें, लेकिन वो कम से कम हमारे जैसे तो बन जाए कि जिनको चिकित्सा करना जो है एकदम से अच्छा आ जाए। तो इसलिए आप इस पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट की, कोई सांस की तकलीफ लेकर के आया और दूसरा पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड पार्ट ऑफ द क्यूरेशन, यानी कि बीमारी को जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई चलाएंगे तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसलिए तीनों पार्ट को हमने शामिल किया हुआ है। आप इस तरीके का लाभ ले सकते हैं और इलेक्ट्रोपैथी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, आप अस्थमा को इस तरीके से आप दवाई जो है ये दे सकते हैं। ये डिल्यूशन निर्भर होता है कि आपका रोगी कितना क्रोनिक है, कितने दिन का है, इस पे आपका डिल्यूशन निर्भर होता है, इस पे आपका डिल्यूशन जो है निर्भर होता है। बहुत चीज़ें आसान है जब करने लगेंगे। तो ये रही चिकित्सा आपकी अस्थमा का। बाकी